17 पे इतना रैंक, और मैं टेक्स्ट बुक में देखता था तो 80 आता था, 90 आता था, इतना रैंक नंबर पे। तो कहाँ से इस बार पता है, शायद इजी होने के कारण स्केल, हाँ स्किल उसके इजी कारण हो इस बार हो गया। गया। हाँ एक बार चेक कर लेता हूँ। थोड़ा पीछे। हाँ 457 है। अच्छा तो CSIR में हेड क्वार्टर्स कलर निकला है तो उसमें 4 है, और ओवरऑल मैंने कंपेयर करके देखा तो 5 है। 5 है। हाँ चलो ठीक है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरे साथ ऋषिकेश है, ऋषिकेश पांडे। ऋषिकेश मैंने उसका फोटो देख के पोस्ट भी डाला था। तो काफ़ी सारा एग्ज़ाम जो है एक साथ आपका एक हफ्ते गैप में रिजल्ट आया है। जैसे पहले आया एम्स। जी सर। एम्स आया, उसके बाद नेक्स्ट 1 वीक, लेस देन अ वीक आपका वो आ गया, CSIR का आ गया है ना। CSIR 3-4 दिन में या ऐसा कुछ CSIR का आ गया। उसके बाद फिर SSC आ गया। तो एम्स में कैसा क्या रिजल्ट आया था आपका? एम्स में मेरी रैंक थी 65, और फिर CSIR में रैंक 5 थी, और रैंक 5 मतलब जो आपका नॉर्मल वाला, मतलब ऑल इंडिया लेवल। ऑल इंडिया, और ऐसे हेडक्वार्टर्स में 4 थी। अच्छा, मतलब जितने स्टाफ हेडक्वार्टर्स के अंदर सिलेक्ट हुए हैं उसमें आपका 4 थी, फोर्थ ऑल रैंक इंडिया है। 5th थी। ऑल इंडिया में 5th रैंक हाँ। है। हाँ। और एम्स हो गया, CSIR हो गया, और SSC स्टेनो में। SSC में मेरी रैंक थी 457, और उससे मुझे ED मिली। ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो और एम्स में क्या मिलता? एम्स में कुछ दिखा रहा था कौन सा मिलेगा? एम्स में स्टेनो ही मिलता, स्टेनोग्राफर। स्टेनो में कहाँ पे पोस्टिंग होता है उसका? पोस्टिंग एम्स का प्रेफरेंस फॉर्म बाद में आता है। अच्छा। पहले वो रिजल्ट आ गया, फिर वो लोग प्रेफरेंस मांगे थे, तो उसमें प्रेफरेंस मैंने एम्स कल्याणी रखा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं CSIR और ये ED में से चूज करूंगा। हाँ। तो मैंने एम्स देखा नहीं फिर। हाँ ठीक है। ये और CSIR का तो आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा होगा। अभी ऋषिकेश रिसेंटली लौटा है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के CSIR में, और उनका तो प्रोसेस काफ़ी फास्ट है, मतलब बहुत फास्ट है। ये तो मतलब मेरे इमेजिनेशन के परे है कि इतना जल्दी हो जाएगा। रिजल्ट निकला और तुरंत जो है इसको कॉल लेटर आ गया कि आप आ जाओ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने। और 8 और 9 को रिजल्ट आया था, और अभी DV वगैरह सब हो गया, ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग 15 दिन में ज्वाइनिंग भी दे दिया। 15 दिन नहीं, अभी 3-4 अब तो हाँ लेस हो गया। हाँ। अब तो आप कब निकल रहे हो फिर? अभी मैं 4-5 दिन में निकल जाऊंगा। 4-5 दिन में मतलब इस हफ्ता तो नहीं? हाँ, इस मंथ के एंड से पहले। हाँ इस मंथ के एंड से पहले। मतलब आपका ज्वाइनिंग होगा जुलाई एंड में ना? यार जुलाई में मेरा भी ज्वाइनिंग हुआ था, लेकिन मेरा शुरू में हुआ था 5 जुलाई को। इस टाइम में वो पता नहीं उस साल SSC शायद पहले रिजल्ट निकाल दी थी 2019 में। तो बहुत झमेला भी हुआ था। या फिर लेट हो गया होगा। हाँ, या फिर बहुत लेट हो गया। हाँ। सही बात, ओवर स्टे हो गया। वो पहले कैंसिल कर दिया, एक बार निकाला, फिर से स्किल लिया, उसमें बहुत टाइम लगा दिया। अच्छा ठीक है। तो अभी हम लोग SSC स्पेसिफिक बात करेंगे और कुछ CSIR की भी बात करेंगे, क्योंकि अभी फ्रेशली घूम के आया CSIR से, अनुसंधान भवन है ना, अनुसंधान भवन से। तो वो भी एक्सपीरियंस लेंगे। पहले SSC का बात कर लेते हैं। SSC में जो है आपका CBT स्कोर क्या था 2024 में? CBT स्कोर 164.4 या फिर 5 ऐसा था। 164 हाँ 4 पॉइंट कुछ था। हाँ हाँ 164 पॉइंट समथिंग था। ठीक है। तो एग्जैक्ट अभी एग्जैक्ट नहीं याद है, पर इतना था, पता है। 164 बहुत नंबर होता है यार जी। तो उस समय तो मतलब ग्रेड्स ही नहीं हुआ। हाँ, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। एक्चुअली हो जाता, पर पहला एग्जाम था मेरा। तो पहला एग्जाम होने के कारण मैं थोड़ा सा एग्जाम में नर्वस हो गया था। मैंने 5 सिली मिस्टेक्स कर दिए जो गलत नहीं होना चाहिए था। कौन से सब्जेक्ट में? रीजनिंग में मैंने सिलोगिज्म का एक क्वेश्चन गलत कर दिया जो मैंने कभी गलत नहीं करता था। और ये बोलूंगा तो सब हंसेंगे, मैंने डायरेक्शन का क्वेश्चन गलत कर दिया था। अच्छा। और ये सब टॉपिक जो है, जो कि बोनस टॉपिक है, मतलब सभी करके आते हैं। तो मैं आंसर निकाल चुका हूँ और गलत ऑप्शन मार के आ गया वहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत गड़बड़ी में था। पहली बार एग्जाम दे रहा था। फिर मैंने SSC से सीखा कि ये सब मिस्टेक सब आगे नहीं करना है, इतना मतलब रश करने का जरूरत नहीं था। तो फिर इस चीज को एम्स को मैंने बहुत आराम से लिखा, CSIR आराम से लिखा। और उसका रिजल्ट तो सामने है ही। हाँ। अच्छा, SSC पहला उस SSC से आपने एक्सपीरियंस ले लिया, वो गिनी पिग है SSC। उसके बाद उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ये दो एम्स और इसमें हुआ, CSIR में। बढ़िया है। तो एक तो इस गाने वाने का शौक भी है, तो गाने का कीड़ा भी काटता रहता है। वे तो बहुत बोल के फिर ये करो, इसको कंप्लीट करो, ऐसे वैसे करके फिर थोड़ा स्ट्रिक्टली कभी बात किया। लेकिन लड़का मतलब बहुत एकदम होनहार है। सुबह आ गया, मैं एक दिन आके देखा, यहाँ बैठ के सो रहा था, आंख बंद करके मैंने देखा क्या नींद पूरी नहीं हुई। किसी के घर में थे, रिलेटिव के घर में रुके हुए थे, फिर वहां से आए थे।
हावड़ा से यहाँ पे बहुत डिस्टेंस है। तो एक्चुअली सर मुझे म्यूजिक तो मतलब म्यूजिक ही करना था। हाँ पर क्या हुआ कि जब मैं मतलब म्यूजिक सीख रहा था कॉलेज टाइम पे, हाँ तब रियलाइज हुआ कि मतलब म्यूजिक से तो घर नहीं चलने वाला। और पहले क्योंकि म्यूजिशियंस, एक लेवल के बाद हाँ हाँ क्योंकि म्यूजिशियन बनना, क्रिकेटर बनना कंट्री हाँ, बहुत टफ है। शुरू में तो बहुत स्ट्रगल, फाइनेंशियली तो बहुत बड़ा हाँ, स्ट्रगल है। हाँ, तो वो चीज़ मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, ताकि गवर्नमेंट जॉब करके आपको टाइम बहुत मिलता है। तो मैं सोचा कि उसके बाद जो मुझे टाइम मिलेगी उसमें मैं आप परस्यू कर सकते हो अपना हॉबी जी, जो भी है। इसीलिए यही मेरा मोटिव था। और गाना वाना भी लिखा है, ऋषिकेश ने हाँ, गाना जी, भी मैं लिखता था compose पहले। भी करता हूँ। हाँ कंपोज भी करता है, और 2 फ्रेंड्स भी थे आप लोग, हाँ, दोनों मिलके करते थे। ग्रुप था तो हाँ। अनहर्ड सॉन्ग्स बोलकर, हाँ। तो उसमें मेरे एक चैनल है ना? हाँ हाँ, अनहर्ड सॉन्ग्स नाम है मैं चैनल का। डाल दूंगा, तो लिंक में डाल दूंगा description उसमें मेरा एक फ्रेंड गाना लिखता था, मैंने भी कुछ लिखे, और मैं कंपोज करता था, गाता भी मैं था, और मेरे फ्रेंड्स वो भी गाते थे, और हम लोग म्यूजिक प्रोडक्शन भी करते थे। तो पूरा मतलब फुल फ्लेजेड हम लोग म्यूजिक बनाते थे। चलो फिर अभी थोड़ा आप इसमें स्टेबल हो जाओगे, हाँ। तो फिर फ्यूचर का कुछ सोचेंगे आगे जी। ऐसे क्या हो सकता है। चलो बढ़िया है यार, टैलेंट होने से रास्ता ठीक मिल जाएगा। तो आपका फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या था एसएससी स्टेनो में, जो 160 कितना बोले 164 पॉइंट ठीक है समथिंग, तो उसमें रीजनिंग में कितना था? एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, पर रीजनिंग में 44.75 था, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और इंग्लिश में मैंने दो मतलब उसमें भी मैं ये हड़बड़ी में 2 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया था, तो उसमें मेरे 85 कुछ था, समथिंग था। और जीके था, जीके में मेरे 32-33 के आसपास कुछ था, और नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर बढ़े थे, तो ऐसे करके हो गया था। जीके में बहुत अच्छा मार्क्स था, 32-33। जी सर। रीजनिंग में भी आपका 45 के आसपास था। इंग्लिश में इंग्लिश थोड़ा सा खराब हो गया, जबकि इंग्लिश बहुत अच्छा है ऋषिकेश का। इंग्लिश इसका बहुत बढ़िया है, वो मैं पहली बार एग्जाम लिख रहा था। वही है, देखो नॉलेज होना और एक एग्जाम में उसको मतलब सक्सेसफुली उसको वहां इम्प्लीमेंट करना, दोनों में फर्क है। एग्जाम एक्चुअली एक बैटल फील्ड है, तो एग्जाम में आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड, उनको बहुत कुछ आता है, पर एग्जाम में वो उस चीज को ट्रांसलेट नहीं कर पाते। उसका रीजन है क्योंकि वो उतने स्ट्रांग नहीं है। तो मैंने पूरा कोशिश किया, मतलब पहला एग्जाम था तो पूरा कोशिश किया जितना मैं कर सकता था, और हुआ भी बहुत हद तक, पर थोड़ा सा चूक गया। फर्स्ट एग्जाम में 164, ये कोई दूसरा साल होता ना तब मतलब आपका जो टॉप रैंकिंग जो डिपार्टमेंट्स है वो मिल जाना होता। लेकिन देखो ये मतलब डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा मोस्ट सॉट आफ्टर होगा, कौन सा कम होगा, ये बहुत सारा ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें वैसा रियलिटी में बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं है कि एमईए में पहुंच जाओगे तो मतलब आप फॉरेन ही रहोगे या आप यूरोपियन बन जाओगे। नहीं, आप तो वो तो इंडियन ही हो भाई, आपको साल में एक बार करके आने का और जाने का भाड़ा मिलेगा। बाकी जो है आपको फैमिली मैनेज करना है, माता पिता का भी एज होगा, वो सब मैनेज करना है, तो बहुत टफ होता है सिचुएशन। बाकी डिपार्टमेंट्स भी वो जो बहुत ज़्यादा सॉर्ट आफ्टर है उसमें भी बहुत लिमिटेशंस है, सब जगह ही लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है कि कुछ परफेक्ट है, तो हम लोग ही बनाते हैं उसको कि ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा चाहिए है, तो सब उसके पीछे भागने लगते हैं और उसका कट ऑफ हाई चला जाता है। तो जो भी है, अब इसमें जो है रीजनिंग का आप कैसे प्रैक्टिस करते थे? तो मैं तो जो प्रैक्टिस एक्चुअली क्या हुआ है कि मैं चीजें कर करके सीखा हूँ। तो जो मैं पहले करता था मुझे लगा कि मैं सही नहीं करता था। उससे पहले एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका जो स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, 10th 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन का हुआ? तो 10th मैंने पढ़ा आईसीएसई स्कूल से पढ़ा, तो 10th 12th भी, और मेरा साइंस स्ट्रीम था तब 12th तक। फिर उसके बाद फादर इंजीनियरिंग करने के लिए भेज रहे थे, और मैं सोचा कि मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे उस समय मतलब गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चल गया था। तो और मुझे ये म्यूजिक भी करना था, ये भी करना था, तो मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग करके क्या फायदा, 4 साल बाद। बंगाल में तो इंजीनियरिंग का बहुत है बीटेक आफ्टर 12। तो मैं सोचा 4 इयर्स बाद मैं एग्जाम दूंगा, तो पापा ने बोला कि कर लो, 4 साल बाद एक सेफ्टी हो जाएगा, सिक्योर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद करते रहना जो करना है। तो मैं सोचा कि जब मुझे यही करना है तो शुरू से क्यों तो मैं 3 साल बाद क्यों नहीं दूं, 4 साल बाद क्यों दूं। तो फिर मैंने कर लिया। फिर पापा मुझे जबरदस्ती सेंट जेवियर्स भेजने लगे। तो मैंने उस समय भी बोला कि नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मुझे ग्रेजुएशन जब क्राइटेरिया है सिर्फ, तो मैं अच्छे कॉलेज से क्यों पढूं, मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ूंगा जिसमें मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा। तो मैंने उसमें भी जिद करके बंगोबासी में नाम लिखवाया, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो वहाँ पे मैं आया, और फिर उसके बाद 3 साल कंप्लीट हुआ एक्चुअली। पर उस समय मैं थोड़ा कोविड बैच, उसका कोविड चालू हो गया था, तो मेरा भी हाल बाकी सबके ऐसा हो गया था कि मैं भी वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। जैसे कोविड के ज्यादातर बच्चे वही मतलब पढ़ नहीं लिख नहीं पा रहे थे, शेड्यूल सबका खराब हो गया था, मेरा भी वही हो गया था। उसके बाद फिर मुझे
म्यूजिक कंपोज करने कीड़ा लग गया और प्रोडक्शन नया नया सीखा था, तो 8-8 घंटे 6-6 घंटे म्यूजिक प्रोड्यूस करता था। टाइम तो उसमें लगता था जैसे ड्रग्स में होता है कि ड्रग्स मैंने किया नहीं है मतलब टीवी में जितना सुना देखा है, तो उसमें जैसे टाइम फ्लाई होता है तो उसमें टाइम पता ही नहीं चलता था, मतलब कर रहे वो एक अलग लेवल का हाई मिलता है, हाई। जी तो वो बिल्ड हो रहा है उसके बाद टाइम देख रहा हूँ तो रात हो गया, 3 बज गए हैं, 2 तो ऐसा हो गया। तो फिर उसके बाद जब बाद में थोड़ा सीरियसनेस बढ़ा, मतलब उस समय ना के बराबर तैयारी करता था, बस नाम का, ठीक है, मैथ्स लेके बस मैथ्स दिखाने के लिए। सब्जेक्ट क्या था कॉलेज में? कॉलेज में बीएससी था। बीएससी क्या ऑनर्स था? नहीं, जनरल था, जनरल लिया था, वो प्लान था कि जनरल लेना। सही किया। तो फिर उसके बाद ये सब हुआ, तो मैं उस समय मैथ्स थोड़ा 1 घंटा पढ़ता था, 1 घंटा की तो तैयारी में क्या ही वैल्यू है, तो ऐसे करता था, फिर पढ़ाई नहीं करता था। फिर जब लास्ट ईयर आया तो मैं थोड़ा सीरियस हो गया और मैंने सिर्फ मैथ्स पढ़ा। मैथ्स में मैंने अरिथमेटिक कर लिया पूरा अच्छे से। फिर मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता भी था। तो एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि आप जब पढ़ाओगे ना तो वो एक अलग काइंड ऑफ स्टडी है, उसमें आप मतलब सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो जाते हो, बहुत अच्छा होल्ड हो जाता है। तो मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते मतलब उतना अच्छा हो गया, अरिथमेटिक में बहुत अच्छा हो गया था। तो फिर उसके बाद ऐसे करके मतलब ठीक से कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद सीजीएल के लिए भी तो फिर अच्छा है यार, सीजीएल के लिए तैयारी कर रहा था पहले से, तो बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था क्योंकि नॉलेज नहीं था ना, तो लगता था वो सब तो हो जाएगा, मैथ कर लेते हैं, तो फिर मैथ ही करता था खाली। तो मैथ्स पढ़ाता भी था, करता था। फिर खत्म हुआ तो फिर उसके बाद मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब थोड़ा और डेप्थ में घुसा, कॉलेज खत्म होते ही डेप्थ में घुसा और भी सब्जेक्ट्स पकड़ा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि बाकी सब सब्जेक्ट्स तो मैं कर लूंगा, पर मैथमेटिक्स में मैं अच्छा था, पर जितना रिक्वायर्ड है उतना अच्छा नहीं था। वो क्यों? क्योंकि एक टाइम पीरियड में बनाना होगा। आप प्री का पेपर देखोगे तो उसमें भी मतलब एक्चुअली बहुत चीज मुझे बाद में समझ में आया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ्स में तो इसीलिए तो सब अलग-अलग उसमें ट्रिक्स सिखाते हैं। जी सर, तो ट्रिक्स का बात नहीं है सर, जैसे पेपर हैंडल करने का एक तरीका होता है जो मुझे पहले ज्ञान नहीं था। तो उस समय मुझे लगा कि यार 20 मिनट में लोग बोल रहे हैं ये मैथ्स का 25 क्वेश्चन 20 मिनट में कैसे कर ले रहे हैं ये लोग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 20 मिनट में कैसे होगा इतना, तो इसके लिए मुझे 2-3 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये चीज सोच के और वहां से हट के मैंने सोचा कि फिर मैंने वो चांस लिया, रिस्क लिया। मैंने देखा स्टेनो के बारे में पता चला उस समय, तो स्टेनो का मैं देखा कि 3 सब्जेक्ट्स तो कॉमन है, तो मैं बोला कि ये तो मैं कर लूंगा, ये तो कैसे भी करके कर ही लूंगा। और रहा बात स्टेनोग्राफी का, तो अब ये तो पूरा नया चीज है, एक पूरा लैंग्वेज है। बिल्कुल। तो इस समय मैं अपने दोस्त को भी बोला कि ऐसा मैं कर रहा हूँ, तो वो लोग मुझे बोलते थे कि तुम ये क्या कर रहे हैं, ये मतलब नया चीज है, क्या है पता नहीं। तो कोई उस समय कोई रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे बंगाल में बहुत कम ही है एक्चुअली, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे दोस्तों ने बोला कि देख मैथ्स इतना सारा एग्जाम है, तो तू ऐसा एग्जाम क्यों दे रहा है जिसमें इतना कम स्कोप है, ये है वो है। तो मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मैं शुरू से ही बचपन से मैं बहुत डाइवर्स चीज किया, मैंने साइंस पढ़ा है, आर्ट्स भी पढ़ा है, एसएससी में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, म्यूजिक कर रहा हूँ। वो बोलता है ना किसी का ब्रेन का लेफ्ट पार्ट ज्यादा एक्टिव रहता है, किसी का राइट पार्ट ज्यादा एक्टिव रहता है, वैसा तुम्हारा दूसरा पार्ट एक्टिव है। हाँ, तो कीबोर्ड भी बजाता। तो मैं सोचा कि जब इतना सारा चीज मैं सीख गया तो स्टेनोग्राफी क्यों नहीं सीख पाऊंगा, कौन सा वो मतलब उसमें ऐसा क्या है कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा, और वो भी तो इंसान ही कर रहा है, कोई एलियन थोड़ी आ रहा है करने के लिए, इंसान ने बनाया है, इंसान ही सीख रहा है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था। तो उसके बाद मैं आ गया और स्टेनो करने लगा। स्टेनो करने आया तो एक्चुअली क्या था, यूट्यूब पे बहुत फालतू अफवाह फैला के रखे लोग, तो उसमें बोलते हैं कि 6 महीने में स्टेनो हो जाएगा पूरा। मतलब देखा मैं, तो मुझे उस समय मुझे लगा अच्छा ऐसा है क्या, तब तो सही है। फिर मैं आ गया, फिर जब मैं प्रैक्टिस करना चालू किया तब मुझे समझ में कि इसमें तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस घिसना पड़ेगा अब तो। मतलब एक्चुअली स्टेनो प्रैक्टिस का गेम है, तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, पर उसका रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। तो मैं बोला ठीक है, प्रैक्टिस करने में तो मैं प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस एक म्यूजिशियन से ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है। उसमें पेशेंस, हाँ, हम लोग को एक चीज इतना बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो वो चीज प्रैक्टिस से तो मैं बहुत अच्छे से सब कुछ मेरा था, तो प्रैक्टिस बहुत करता था स्टेनो। तो प्रैक्टिस करते करते स्टेनोग्राफी में एक चीज और करता था कि कोई गाना हुआ तो गानों को मन में मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता। मैं बहुत, मेरे दोस्त बोलते हैं कि स्टेनो में कि ये वर्ड मैंने टैकल नहीं किया है, ये सुना नहीं है कभी, ये कहाँ से आ गया, ये नहीं लिख पाऊंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो आ रहा है सुनने में आपको सब लिखने आना चाहिए। ये टैकल नहीं किया, ये मेरे को समझ में नहीं आता। कोई शब्द बना है मतलब उसको हम लिख सकते हैं। तो मैं सारा चीज लिखने पे विश्वास करता हूँ। तो मैं ऐसे करता था, मैं हिंदी में भी स्टेनो करता था, मतलब हिंदी गाने को भी। मैं मन में इंग्लिश गाना भी सोचता था, हिंदी गाना भी सोचता था, और उसको मतलब ऐसे आंख बंद करके सोते हुए मतलब उसको आउटलाइन बना दिमाग में। तो ये चीज मैं डेली रात को प्रैक्टिस करता था, उससे मतलब बहुत अच्छा हुआ।
इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा जैसे थोड़ा जो अच्छे से स्टेनो मतलब हाँ। सीख जाता है एक लेवल के बाद, कोई भी पोस्टर देखते हैं, कोई भी कुछ हाँ, देखते वो भी बता रहा हैं, हूँ। दिमाग में वो फिर घूमता रहता और है। क्या करता था कि मैं जहाँ भी निकलता था बाहर, जहाँ मुझे इंग्लिश के वर्ड दिख जाए वो मैं स्टेनो में ऑटोमेटिक बना देता। आपका वो ब्रेन ऑटोमेटिक ले लेगा। तो मैं पहले बनाता था, फिर हाँ। स्टेनो में मतलब आउटलाइन बनाता था, हम्म। फिर एक टाइम में बंगाली भी पढ़ के बनाने लगा, हिंदी हाँ, भी पढ़ के बनाने हाँ। लगा। तो एक टाइम ऐसा है कि पेपर में इंग्लिश का पेपर स्टेनो में दिख रहा है, तो हम बोले ये तो दिक्कत हो गया। नहीं, फिर मैं समझाता था नहीं नहीं ये नहीं करना है, ये फिर वापस से इंग्लिश में आना है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया था कि कुछ ज्यादा ही आउटलाइन दिखने लग गए थे। हाँ। तो बोला, मैं सोचा कि नहीं नहीं ये नहीं करना है। एग्जाम में ऐसा हो रहा है, मैं लिख रहा हूँ, मैं हाँ। पढ़ रहा हूँ पैरा और हाँ। उसमें आउटलाइन आ रहे हैं मेरे दिमाग में। स्टेनो का आउटलाइन आ रहा हाँ, है। तो मैं सोचा नहीं नहीं ये नहीं करना है। वापस फिर समझाता था दिमाग को, फिर वापस आता था। तो ये चीज होता था। तो अब ठीक ठाक ग्रेजुएशन में निपट गया और यहाँ पे स्टेनो से नौकरी भी मिल गई। फिर उसके बाद स्टेनो का भी कहानी खत्म नहीं हुआ सर। हाँ, बोलो बोलो। स्टेनो का हुआ तो स्टेनो सीख तो गया था, हाँ। पर स्टेनो का 2-3 लेयर है एक्चुअली। हाँ। लेयर ये है कि आप एक सीख जाओगे फंडामेंटल फंडामेंटल आउटलाइन बनाना हाँ, सीख गए। बिल्कुल। अब जब आप डिक्टेशन लिखने हो तो वो एक मतलब अलग दुनिया है। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद और केसी के बीच में वो वाला जो टाइम है। हाँ। डिक्टेशन आप जंप करेंगे तो वो अलग दुनिया है। अलग है, उसमें भी 2 फेज है, एक आप डिक्टेशन लिखना सीख जाओगे, वो एक चीज, और दूसरा प्रॉब्लम चालू होता है उसमें मिस्टेक्स। तो ये mistakes में- बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जो है 2 महीना 3 महीना में नहीं। स्टेनो सीख जाएंगे। वो सुन लो कि क्या होता है। मैं क्यों ऐसा- बोलता हूँ कि नहीं हो सकता है। मुझे नहीं impossible। लगता कि पॉसिबल है। अगर कोई बहुत ज्यादा ब्राइट है तो आइंस्टाइन तो हो सकता है, पता नहीं, यार, पर मुझे देखो, तो नहीं लगता कि हम possible जनरल है। जो रूल है उसके बारे में हम बात कर रहे हाँ, हैं। तो घूम फिर के 1 साल तो लग ही जाता है। हाँ। तो वो अगर आप प्रैक्टिस में हो हाँ, तब तो धीरे धीरे आप जो है केसी में आए, फिर हाँ, केसी में देखा कि अलग ही चल रहा है। हाँ, आप। तो फिर वो एक्चुअली क्या हो रहा था, मैं लिख तो पा रहा था डिक्टेशन, पहले कम स्पीड पे लिखता था, ज्यादा 80 तक भी नहीं पहुंचा था पहले, तो 60-65 पे लिखता था। तो लिख रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि 80-85 तो लिख ही लूंगा। अभी एग्जाम में 2-3 महीने बाकी है, 60-65 लिख रहा हूँ और रिटर्न हो ही गया है, तो अब तो ये तो पक्का है कि हो जाएगा। फिर मैं उसके बाद सर से मैं मुलाकात हुआ तो सर से मुलाकात हुआ तो सर मुझे बोलते हैं, सर डिक्टेशन देते थे और उसके बाद चेक करना चालू हुआ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा मिस्टेक्स जो था पहले मिस्टेक्स ह्यूज, मतलब वो तो लग रहा था कि कौन सा दुनिया में मैं पहुंच गया। 150 मिस्टेक्स, 125, 135। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूआर हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि 56 अलाउड है। मैं सोचा कि ये कैसे होगा, कैसे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर सर ने उस समय बहुत अच्छा एडवाइस दिया। ये एक्चुअली आप लोग बाद में सीखोगे, ये चीज़ पता नहीं होता। लोग सोचते हैं कि वो खाली लिख ले रहा है डिक्टेशन मतलब उसका हो गया, ऐसा नहीं होता, पर ये मिथ है। तो सर ने मुझे उस समय बोला था कि तुम चेक करो, पहले डिक्टेशन पहले खुद पढ़ना है, पहले रीड करना है और उसके बाद उसको मिलाना है पैरा से। सॉफ्टवेयर है नो डाउट, पर खुद से मिलाने का एक अलग मतलब वो जो सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर में बहुत मिस्टेक्स था, है, नाम नहीं बोलूंगा। सॉफ्टवेयर में एक्चुअली बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको डिमोटिवेट कर देंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज गलत है। कुछ चीज बहुत गलत होता है कि वो सही एग्जैक्ट सही चीज नहीं दिखाता, और कोई सॉफ्टवेयर में तो एक चीज का 3-3 मिस्टेक काट रहे हैं, ऐसा भी होता है। पर आप खुद से करोगे, खुद से करने से जो सीख आएगा वो सॉफ्टवेयर से नहीं आएगा उतना। सॉफ्टवेयर कुछ हद तक हेल्प कर सकता है कि मतलब थोड़ा आपका काम थोड़ा फास्ट कर दे, पर मिस्टेक्स एक्यूरेट नहीं बताएगा आपको, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो वो मैंने किया, उसके बाद वो सब पढ़ा, फिर खुद पता चलने लगा कि क्या क्या गलत हो रहा है। फिर जो प्रॉब्लम था तो सर से रेक्टिफाई करता था मैं। तो ऐसे ऐसे करके सर ने बोला कि मैं मिस्टेक से दूर भागता था, मैं सिर्फ अच्छा चीज चाहता था, खराब चीज नहीं चाहता था। तो सर ने बोला कि खराब चीज देखो कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और उसका एक वो सर नोट भी करते थे, जो प्रॉब्लम्स होता था उसको प्रैक्टिस भी करना था। मैं खुद भी एक कॉपी बनाया था, उसका नाम मैंने एरर बुक रखा था। एरर बुक में मैं मिस्टेक्स लिखता था अपनी सारी, कि जो गलती हो रही है उसको, और वो उससे बेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकता लर्निंग का। आप उसको देखोगे ना बार बार, आपको पता चलेगा कि जैसे कि बहुत सारा मिस्टेक्स होता है, जैसे कि अब जितना भी चेयरमैन होता है, कैपिटल का जितना इश्यूज है, फिर और एक मिडिल मैन होता है तो वो एक साथ आता है, ये सब तो ये सब छोटा छोटा चीज है जो कि पता नहीं लगता है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन, ये सब के बीच में हाइफन आता है, नॉन वाला वर्ड, तो ये सब चीज तो आप कहाँ से सीखोगे, तो ये सब कर करके पता चलता है। तो ये सब मिस्टेक्स। और एक प्रॉब्लम होता था कि जो सर ने मुझे बताया था कि आउटलाइन सेम हो जाना। बहुत बार क्या होता है कि कुछ आउटलाइन हम लोग का सेम हो जाता है, तो हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो सर ने मुझे उस समय सिखाया कि एक्चुअली कुछ 1-2 आउटलाइन सेम है तो उतना तक आप समझ जाओगे कॉन्टेक्स्ट पढ़ के, पर कुछ ज्यादा अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तब आपको उसका आउटलाइन चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने उस समय कुछ आउटलाइन चेंज भी की, अगर नहीं करता तो शायद ज्यादा प्रॉब्लम होता। तो वो चीज भी हुआ, कुछ जबरदस्ती कुछ चेंज करवाया। तो सीखने के बाद भी आउटलाइन चेंज किया। और जो चेंज होगा वो जो नया वाला जो आउटलाइन उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, नहीं तो फिर वो डिक्टेशन के टाइम में वो दिमाग में आएगा नहीं।
फिर कोई फायदा होगा उसको डेली प्रैक्टिस करता था, जो चेंज किया था डिक्टेशन लिखने के पहले वही प्रैक्टिस करता था डेली बेसिस पे। तो उससे क्या होता है कि एक्चुअली आपको दिमाग में फीड करना रहता है ना जबरदस्ती, तो उसके लिए आपको डेली आप नहीं करो तो कैसे होगा? नया चीज आप कुछ सीखते आए हो इतना टाइम से, फिर अचानक से जो आपको बना हुआ हाँ, है ब्रेन के अंदर उसको रिप्लेस करना, तो अचानक से चेंज करना तो ऐसे तो नहीं होगा ना, एक दो बार आप लिख लोगे, तो उसको डेली प्रैक्टिस करना पड़ता था।